हेलो स्टूडेंट्स, हम परिभाषा प्रकरण की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम सभी टर्म्स की परिभाषाओं को आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा क्या मैटर लिखना चाहिए। उसी में आगे है विशेष टर्म। इसके पहले का हमने सामान्य द्रव्य गुण को कंप्लीट किया, उसके पहले भी मतलब सभी इतने इसके पहले के सभी टर्म्स हो चुके हैं। तो विशेष की परिभाषा क्या है? सामान्य के सर्वथा विपरीत जो है वो विशेष है। सामान्य की परिभाषा हमने देखा था कि वो वृद्धि का कारण होता है, उससे जस्ट विपरीत मतलब जहाँ वृद्धि है वहाँ अगर कोई चीज़ को कम करना है तो हम विशेष का प्रयोग करते हैं। तो ह्रास हेतु विशेषस्तु विशेषस्तु विपर्यय सत जातीयेभ्यो व्यवर्तनम विशेषा, मतलब क्या है, समस्त पदार्थों में विशेष जो है वो ह्रास मतलब कमी, पृथकत्व मतलब दूरी और विपरीतता का कारण होता है। अर्थात शारीरिक धातुओं की समान द्रव्य गुण कर्म से वृद्धि और विपरीत से ह्रास होता है। शरीर की धातुओं में यदि कहीं ज़्यादा वृद्धि हो गई, वृद्धि मतलब कि अस्वास्थ्यकर वृद्धि, मतलब ऐसी चीज़ हो जाना जो शरीर के लिए हितकर नहीं है, वहाँ पर हम इसका क्षय का प्रयोग करते हैं। या दोषों में वृद्धि हो गई है तो वहाँ पे हम क्षय का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें आराम होता है। तो इसमें भी द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष है। द्रव्य विशेष में क्या है, अति स्थूल में यव और जौ के प्रयोग से मेद धातु कम हो जाती है, तो ये सीधे द्रव्य का प्रयोग हो रहा है। गुण विशेष क्या है, वात प्रकोप में तेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तेल में जो गुण है वो क्या है, गुरु है, वो उष्ण है, स्निग्ध है, और वात के शीत, रुच और लघु गुण के विपरीत गुण है, इसीलिए वो बात को समन करता है। तो यहाँ बात का प्रकोप है, बात बड़ी हुई थी वो ठीक हो गया। कर्म विशेष में क्या है, रक्त दुष्टि में हमने रक्त मोषण कर देना, तो वहाँ पर क्या होगा, जब रक्त निकल जाएगा तो उसके साथ उसकी दुष्टि भी निकलेगी थोड़ी, बाकी की जो दुष्टि बचती है उसको हम दवाइयों से ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी पदार्थ की वृद्धि के विपरीत उसकी जो कमी है उसको विपरीत गुण से यह ठीक कर देते हैं, तो वो सामान्य विशेष कहलाता है। वैसे सामान्य विशेष एक साथ चलने वाले प्रिंसिपल हैं। जब भी कहीं एक सामान्य का आप यूज़ करेंगे तो उसके विपरीत गुणों में क्षय होगा ही होगा, यदि आप क्षय का प्रयोग करेंगे तो उसके विपरीत गुणों में वृद्धि होगी ही होगी। ये वाइस वर्सा ही है, अलग अलग इनका प्रयोग होना बहुत मुश्किल होता है कि बस एक ही चीज़ पर ही ये काम करें, उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना हो। जहाँ भी कोई एक्शन होगा उसके एवर्ट्स रिएक्शन होता ही होता है। वैसे ही सामान्य विशेष सिद्धांत है, आप किसी भी चिकित्सा में कहीं पर भी सामान्य लगाएंगे तो विशेष डेफिनेटली अपने विपरीत गुण की वजह से जहाँ पर उसकी आवश्यकता होगी वो विपरीत एक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। आप विशेष का प्रयोग करेंगे तो जहाँ पर वृद्धि होनी होगी वहाँ पर वृद्धि होगी होगी। जैसे कि वात प्रकोप में आपने विशेष लगाया तो कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तब जाके तो वहाँ पर वात का समन होगा ना। तो इस तरीके से इसको समझाया जाता है, ठीक। तो इसलिए वो एक श्लोक प्रवृत्तिष्टोभ्यस्तु जो है, मतलब प्रवृत्ति दोनों तरफ ही होती है, एक्शन दोनों तरफ ही होता है। तो ये इसका विशेष का है। यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी हुई, बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत छोटी सी परिभाषा है। आगे की परिभाषा देखते हैं। गुरु और लघु, इसी टॉपिक में ही लंघन और ब्रंघण को भी हम समझ लेंगे, क्योंकि लंघन ब्रंघण और गुरु और लघु एक ही तरीके से दोनों में, लंघन ब्रंघण की भी परिभाषा आपके उसमें है तो वो अलग से नहीं करके इसी में हमने कर लिए हैं। सादोप लेप वलकृत गुरु स्तर्पणः ब्रह्मणः लघुस्तद विपरीतः स्यात् लेखनोरोपणस्ततः ग्रह किरणे कु उच्च लंघना नलोपश्च लंघने अनेन इति। इस तरीके से ये शब्द बना हुआ है और ये इनकी परिभाषा है। क्या बोले हैं, गुरु भारी गुण, अंग ग्लानि, मल वृद्धि और बल प्रदान करता है तथा तर्पण और ब्रंघण करता है। लघु गुरु से विपरीत लेखन और रोपण को करता है। तो ये यहाँ पर इनकी परिभाषा है। दूसरी क्या है, यश द्रव्यस्तु ब्रंघणे कर्मपि शक्ति स गुरु, जो गुरु पाक हो शरीर में गौरव उत्पन्न करे वह गुरु कहलाता है, यह पाचन में अधिक समय लेता है। नेक्स्ट है लंघने लघु, जो लघु पाक हो तथा जिससे शरीर में लघुता उत्पन्न हो वह लघु कहलाता है, यह शीघ्र पाचन होता है। तो गुरु और लघु में दो चीज़ों का फर्क हो गया, एक तो इसके पचने का समय जो एक में कम लग रहा है और एक में ज़्यादा लग रहा है। दूसरा, जो उसमें कम समय लगेगा वो डेफिनेटली शरीर में लघुता उत्पन्न करेगा, जिसमें ज़्यादा समय लगेगा वो जरूर शरीर में गौरव और गुरुता पैदा करेगा। तो बस जहाँ ब्रंघण है मतलब कि हैवी पदार्थ है, मतलब कि वो बल बढ़ाने वाला है, जहाँ लंघन है या लघु पदार्थ है वो शीघ्र पच जाने वाला, शरीर में लघुता पैदा करने वाला है। तो अब इसमें आगे क्या लिखा है, गुरु और लघु सामान्य और विशेष सिद्धांत पर कार्य करते हैं और वृद्धि और क्षय को शरीर करके शरीर में दोष और धातुओं को बैलेंस करते हैं। तो जैसे अभी हमने सामान्य विशेष को पढ़ा, सामान्य विशेष क्या है, एक वृद्धि कर रहा है और एक क्षय कर रहा है, तो इसमें भी गुरु और लघु भी सेम वैसे ही कर रहे हैं, गुरु वृद्धि कर रहा है और लघु क्षय को कर रहे हैं। इन दोनों के सेम प्रिंसिपल होने की वजह से शरीर में दोष और धातुओं में ये हमको हेल्प करते हैं, उनको बैलेंस करने में। तो गुरु गुण में क्या है, गुरु गुण में जो द्रव्य यूज होते हैं वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं, क्योंकि पंच महाभूत में पृथ्वी और जल ही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गुरु गुण होता है। लघु गुण में वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं।
आयुर्वेद में ब्रंगण और लंघन द्विविध चिकित्सा का आधार गुरु और लघु गुण ही है। गुरु गुण शरीर में गुरुता की वृद्धि करता है जिससे ब्रंगण होता है, और लघु गुण लघुता युक्त होता है जिससे लंघन होता है। तो गुरु और लघु का जो प्रिंसिपल है वही लंघन और ब्रंगण का भी प्रिंसिपल है कि कहाँ लंघन की आवश्यकता है, कहाँ ब्रंगण की आवश्यकता है, उस हिसाब से द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। अगर ब्रंगण की आवश्यकता है तो गुरु द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, लंघन की आवश्यकता है तो लघु द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, उसकी अग्नि का ध्यान रखेंगे, उसके पचन काल का ध्यान रखेंगे, और फिर हम उससे अपनी जो डिजायरेबल ट्रीटमेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु और लघु के साथ में हमने लंघन और ब्रंगण को भी समझा है यहाँ पर, और इनकी परिभाषाओं में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हर किसी में देखो इसमें लंघने लिखा है तो लघु भी लिखा है, ब्रंगणे लिखा है तो गुरु भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको समझ के लिखना है। यहाँ पर भी सेम यही है, ब्रंगण लिखा हुआ है यहाँ पर लंघन भी लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर लंघन नहीं लिखा है लेकिन आप इसको लंघन के साथ में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी परिभाषा है, गुरु और लघु की साथ में परिभाषा लिखी हुई है। तो आपके लिए इतना मैटर सफिशिएंट है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं गुरु और लघु आहार द्रव्यों की, और ज़्यादा इसमें लिखने के लिए। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति कैसे बनता है? प्र प्लस क्र प्लस कितिन प्रत्यय से प्रकृति बनता है। इसका मतलब होता है स्वभाव। प्रकृति कार्यादि कामनाया यदि प्रकृति साम्यम प्रकृति उच्यते। तो प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, स्वाभाविक गुण। प्रकृति का प्रयोग अलग अलग विषय में अलग अलग स्वभाव को बताने के लिए होता है। तो प्रकृति एक कॉमन टर्म है, इसका अलग अलग जगह अलग अलग उसमें प्रयोग हुआ है, तो वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे साम्यम प्रकृति उच्यते किसके लिए बताया है? दोषों की समता प्रकृति, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए प्रकृति बोला है, नेचर के लिए प्रकृति बोला है। तो किस तरीके से यहाँ वर्णन है? तो प्रकृति का सबसे पहले है प्राकृतिक दोषज प्रकृति जो होती है वो पढ़ेंगे। जब गर्भ में शरीर का निर्माण होता है उस समय जो दोष प्रधान होता है, शुक्र और आर्तव के संयोग के समय जो दोष प्रधान होता है, उसी दोष के समान उसी प्रकृति होती है। देखिए हम ये जानते हैं कि दोष सब जगह होते हैं, वो शुक्र और आर्तव में भी होते हैं। जब कंसीव हो रहा होता है तब जो दोष डोमिनेट होगा, यदि वात डोमिनेट होगा तो वातज प्रकृति हो जाएगी, पित्त होगा तो पित्त, तो कफ होगा तो कफत। तो जैसे वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, और वो उसकी जन्मजात प्रकृति हो जाती है। द्विदोष संयोग से यदि दो दोष डोमिनेंट है, द्वंद्वज प्रकृति का निर्माण हो जाता है, और यदि सम है तो सम प्रकृति का निर्माण होता है। प्रकृति निर्धारण में हमें अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना और उनको ठीक करने में सहायक होती है। हमारी जो प्रकृति है हमें उसके विपरीत काम करना चाहिए हमेशा, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बने। अगर हमारी वातिक प्रकृति और हम वातिक आहार ही ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर हम वातिक प्रकृति वाले अगर हम कफवर्धक आहार लेंगे तो हमारा बात थोड़ा बहुत बैलेंस रहता है, ये इसका कहने का मतलब है। शारीरिक प्रकृति के साथ मानसिक प्रकृति भी होती है, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक। इससे आपका जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके की है वो पता चलता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो कौन सी प्रकृति होती है? जाति, कुल, देश, काल, वय, प्रयात्मता, नियता, ये भी प्रकृति के भेद हैं। इसमें जाति मतलब हर एक जाति का अपना एक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, अपने कुल का एक नेचर होता है, देश का एक नेचर होता है, जो उस देश के लोग, मतलब आप जियोग्राफिकली, सोशियोलॉजिकली, फैमिलियर सभी तरीके से प्रकृति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है प्रकृति व्याधि के रूप में क्या है? व्याधि का जो हेतु होता है वह प्रकृति होता है। तो यहाँ पर क्या बताया है? हेतु के रूप में प्रकृति को बताया हुआ है। प्रकृति आहार के रूप में क्या है? सभी द्रव्य अपने अपना एक स्वाभाविक प्रकृति रखते हैं, कोई द्रव्य संस्कार उसमें परिवर्तित नहीं कर सकता है। जैसे कोई गुण लघु गुण का है तो वो लघु, जैसे मूंग की दाल लघु है तो वो लघु ही रहेगी, उसको आप हैवी कितना भी करें उसमें ज़्यादा गुरु गुण का परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे उड़द है तो वो हैवी ही है, उसका नेचर है वो। तो इसी तरीके से जो नेचर रूप में हमको चीज़ें मिली हैं वो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो सिंपली प्रकृति को 2-3 टर्म में आइडेंटिफाई किया है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो दूसरी प्रकृति है। दूसरा आपको प्रकृति मतलब स्वास्थ्य को लेके चलना है कि जब सभी अवस्था सभी दोष समावस्था में हैं तो वो प्रकृति कहलाता है, मतलब कि वो स्वास्थ्य कहलाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने उसको प्रकृति को, और फिर जब और नंबर ज़्यादा क्वेश्चंस का आता है तो फिर आप सभी प्रकृति का वाते प्रकृति के लक्षण लिख सकते हैं, पित्त के लक्षण लिख सकते हैं, कफ प्रकृति के लक्षण लिख सकते हैं, मानसिक प्रकृतियों के जो उनके लक्षण भी लिख सकते हैं। तो बहुत एलाबोरेट करके इस टॉपिक को लिखा जा सकता है। यहाँ पर परिभाषा की दृष्टिकोण से मैंने इतना ही बनाया है। नेक्स्ट है विकृति। प्रकृति के जस्ट अपोजिट विकृति। तो विकृति क्या है? विकारो धातु वैषम्यम। तो साम्यम प्रकृति उच्यते, उसका ही विकृति लिया हुआ है कि जब दोष विपरीत समावस्था में नहीं है तो वो किसी ने, जब विषम अवस्था में रहेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं दूषण करेंगे तो वहाँ पर विकृति को जन्म देंगे, इसीलिए यहाँ पर विकृति कहा गया है। धातुओं की विषमता मतलब क्षीण हो जाए या बढ़ जाए, विकार विकृति कहलाते हैं। या दोषों की विषमता से धातुओं की विषमता होने से होती है, ठीक है। पहले दोष विषम होंगे, वो धातुओं को विषम करेंगे तो फिर रोग होगा। इंद्रिय स्थान में विकृति होने से अरिष्ट लक्षण पैदा होते हैं। यह 3 प्रकार के अरिष्ट लक्षण में जो है 3 प्रकार की विकृति बताई गई है। कौन कौन सी? लक्षण निमित्त,
लक्षण निमित्त और निमित्त। लक्षण निमित्त क्या है? जो व्याधि पूर्व जन्म की वजह से, उसका व्याधि का जो कारण है वही हमें समझ में नहीं आता कि ये किस वजह से हो रही है, उसके हेतु और उसकी व्याधि में कोई सिमिलरिटी समझ में नहीं आती है। लक्ष्य हेतु क्या है? जिसका हेतु स्पष्ट होता है कि भाई इसने ये खाना किया, इसकी वजह से ये दोष हुआ और इस दोष की वजह से इसको ये बीमारी हो गई। हम प्रॉपर आइडेंटिफाई डायग्नोसिस बना सकते हैं, पर लक्षण निमित्त पे हम डायग्नोसिस नहीं बना पाते। निमित्त अनुरूप क्या है? यह आयु प्रमाण को जानने में सहायक होती है। प्रकृति की स्थापना करना, विकृति को दूर करना चिकित्सा है, जो कि विषम धातु और दोष में होती है उसे दूर करते हैं। तो विकृति मतलब क्या हुआ? आपकी धातुओं की जो विषमता है वो विकृति है, उसको ठीक करना ही चिकित्सा है। तो इस तरीके से इस वाले वीडियो में हमने ये 4 टॉपिक को कंप्लीट किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इससे आप लोगों की हेल्प हो रही होगी। अगर आप लोगों को ऐसा है कि हेल्प होती है तो आप और बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच।